दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह हम किसी भी वेबसाइट का लाइव डेटा एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह हम उसे ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने दो वेबसाइट का एग्जांपल लिया है। पहली वेबसाइट है हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी वेबसाइट है हमारी xrate.com जो कि एक करेंसी एक्सचेंज वेबसाइट है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो हमेशा चेंज होता रहता है और उस डेटा को हम एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे और उसे हम ऑटोमेटिक रिफ्रेश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो वेबसाइट ओपन की हैं। पहली वेबसाइट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो यहाँ पर आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है ये शेयर मार्केट का डेटा है। इस डेटा को हम एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने दूसरी वेबसाइट ओपन की है xrate.com की। इस वेबसाइट की मदद से आप किसी भी करेंसी का एक्सचेंज रेट पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो टेबल दिखाई दे रही है हम इन सभी टेबल को एक्सेल में इंपोर्ट करके लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको टेबल में डेटा दिखाई दे रहा है इस डेटा को हम एक्सेल में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ये करना है कि आपके जो पेज का यूआरएल है इसे आपको कॉपी करना है। तो यूआरएल को कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा यूआरएल सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली अपने यूआरएल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसे कॉपी करना है तो हम Ctrl+C प्रेस करके इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हमें एक्सेल ओपन करना है। इसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर गेट एक्सटर्नल डेटा का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम वेब का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये न्यू क्वेरी की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं msn.com लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट एरर आ रहा है इसे आपको यहाँ से यस कर देना है। इसके बाद अगर दोबारा एरर आएगा तो आपको दोबारा से यस करना है। तो मैं इसे दोबारा से यस कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये जो विंडो है न्यू वेब क्वेरी की इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि जो हमारी वेबसाइट का डेटा है वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई देता रहे। इसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है इस एड्रेस को आपको यहाँ से डिलीट करना है। इसके बाद जो हमारे वेब पेज का यूआरएल था उसे हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, जिसे अभी हमने कॉपी किया था उसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ गो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है तो हमें इसे यस करना है, तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट एरर आ रहा है तो इसे हमें इनेबल करना है, तो हम यहाँ यस पर क्लिक करके स्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे। दोबारा एरर आता है तो आप दोबारा यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रॉल बार दिया गया है ये काम नहीं कर रहा, तो इस पेज पर स्क्रॉल करने के लिए आपको अपने माउस का यूज़ करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर दो टेबल दिखाई देगी। पहली टेबल ये हो गई हमारी, इसके बाद यहाँ पर ये हमारी दूसरी टेबल हो गई। आप इस टेबल में देख सकते हैं इतना डेटा है और इन दोनों टेबल में आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है इन दोनों टेबल के डेटा को हम एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए अभी आप क्या करेंगे, आप इन दोनों टेबल के सामने देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है। इस टेबल में भी और इस टेबल में भी आपको यहाँ पर एरो का निशान दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो पूरी टेबल है ये सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारी पहली टेबल सिलेक्ट हो गई। दूसरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ इस एरो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दो टेबल थी तो हमने इन दोनों टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जहां पर भी अपना डेटा इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है। बाकी अगर आप यहां न्यू वर्कशीट पर अपना डेटा इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं तो आप यहां न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हमें सेम सीट पर अपना डेटा इंपोर्ट करके लाना है तो हम यहां एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। बाकी आप चाहें तो यहां से अपना सेल का जो रेफरेंस नंबर है उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर किसी भी वेबसाइट से लाइव डेटा को इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है वो इंपोर्ट होके आ रहा है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी दोनों टेबल का डेटा था वो यहाँ इंपोर्ट होके आ चुका है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो डेटा है वो अच्छे तरीके से दिखाई देता रहे। तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारी दूसरी टेबल का डेटा था वो यहाँ नीचे आ चुका है। तो इन दोनों टेबल को हम सेपरेट करने के लिए यहाँ पर बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि जो पहली टेबल है ये वाली है, इसे हम बोल्ड कर देते हैं इसकी हेडिंग, और यहाँ पर ये जो हमारी दूसरी टेबल का डेटा है इसे भी हम बॉर्डर सेट कर देते हैं। तो हम इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे, ऑल बॉर्डर चूज़ करेंगे, बॉर्डर सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो हेडिंग है इसे भी हम बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप MS एक्सेल में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हैं, अगर आप बेसिक और एडवांस एक्सेल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो हमने आप सभी के लिए MS एक्सेल का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। एक्सेल के इस कोर्स का प्राइस 299 है। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। बाकी आप हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in पर विजिट करके इस कोर्स को बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं। दोस्तों हमारी वेबसाइट का जो डेटा था वो एक्सेल में इंपोर्ट होके आ गया है। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह आप इस डेटा को ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर सकते हैं। मतलब अगर इस वेबसाइट में कुछ भी करेंसी में चेंजेस आते हैं तो जो हमारा एक्सेल डेटा है ये ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश कंट्रोल मिलेगा, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश का, तो इस पर आपको टिक लगा देना है। इससे होगा ये कि आप इस फाइल को अगर क्लोज भी कर देंगे तो भी जो आपका लाइव डेटा है वो एक्सेल में ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस एक्सेल फाइल को ओपन करके रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं जो आपका डेटा है वो हर 1 मिनट में, हर 15 मिनट में या हर 30 मिनट में ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश एवरी मिनट का, तो इस पर भी आपको टिक लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइमिंग चूज़ करना है कि कितने मिनट बाद आप इस MS एक्सेल की फ़ाइल को रिफ़्रेश करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम इस फाइल को रिफ़्रेश करना चाहते हैं हर 1 मिनट में, तो हम यहाँ पर 1 मिनट टाइप कर देंगे। बाकी अगर आप 15 मिनट में रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो आप यहाँ 15 भी लिख सकते हैं। अगर आप 60 मिनट में रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप मिनिमम 1 मिनट ले सकते हैं और मैक्सिमम जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 मिनट। दोस्तों मान लीजिए आपने इस एक्सेल फाइल को क्लोज कर दिया है और आप इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि जब भी आप इस एक्सेल फाइल को ओपन करें तो जो आपका डेटा है वो रिफ़्रेश हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ तीसरे ऑप्शन पर भी टिक लगा देना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो लाइव डेटा है ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। यहाँ पर जो भी चेंजेस आएंगे, वेबसाइट पर जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको एक्सेल में रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारी दूसरी वेबसाइट थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, उस वेबसाइट का डेटा भी हम एक्सेल में इंपोर्ट करके लाते हैं। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर इस वेबसाइट का और इस वेबसाइट का जो URL है इसे मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके इस URL पर आ सकते हैं, इस वेबसाइट पर, इस पेज पर आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ये चाहिए कि इस वेबसाइट का ये जो डेटा है, शेयर मार्केट का जो डेटा है, इसे हम एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो URL है इस पेज का, इसे आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको यहाँ एक्सेल ओपन करना है। इसके बाद आप जाएंगे डेटा टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ गेट एक्सटर्नल डेटा पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर डिसेबल है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें कहीं बाहर क्लिक करना है, अपने इस डेटा से कहीं बाहर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटा है ये भी हमारी वेबसाइट से लिंक है। ओके, तो हमें कहीं बाहर क्लिक करना है। इसके बाद आप आएंगे दोबारा डेटा टैब में, गेट एक्सटर्नल डेटा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम वेब का ऑप्शन अभी इनेबल हो चुका है, लेकिन इससे पहले डिसेबल था क्योंकि हमने इस डेटा में कहीं पर क्लिक किया था। तो अभी हमें क्या करना है, फ्रॉम वेब पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ पर ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर जो आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है इसे आपको यहाँ से रिमूव करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस है इसे हमें यहाँ से रिमूव करना है, इसे आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा है इसे आप रिमूव करेंगे और जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल था उसे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट का डेटा था वो यहाँ पर लोड होके आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम स्क्रॉल बार का यूज़ कर लेते हैं। इस वेबसाइट में ये स्क्रॉल बार काम कर रहा है, लेकिन दूसरी वेबसाइट में स्क्रॉल बार नहीं काम कर रहा था। तो यहाँ पर जो ये टेबल है इसे हम एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल के साथ में आपको किसी भी तरह का एरो का आइकन नहीं दिखाई दे रहा। आप नीचे भी आएंगे तो यहाँ नीचे भी आपको किसी भी तरह का एरो का आइकन नहीं दिखाई देगा। सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक एरो का आइकन दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू सिलेक्ट द इंटायर पेज। यहाँ से हम स्क्रिप्ट एरर आ रहा है तो इसे हमें यस करना है, यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है क्लिक टू सिलेक्ट द इंटायर पेज, तो अभी हमें क्या करना होगा, इस पूरे पेज का सिलेक्शन करना होगा। इस पूरे पेज को हमें एक्सेल में इंपोर्ट करना होगा। तो अगर पूरा पेज एक्सेल में इंपोर्ट होके आएगा तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें तो रहेंगी ही, लेकिन यहाँ पर जो हमारी ये टेबल है ये भी एक्सेल में इंपोर्ट होके आ जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जो एरो का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टिक लग चुका है। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जितना बड़ा आपका डेटा होगा उतना टाइम लगेगा एक्सेल में इंपोर्ट होने में। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इंपोर्ट डेटा की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आपको लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर भी आप अपना डेटा इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं। तो इस बार हम अपनी NSC जो वेबसाइट है उसका डेटा न्यू वर्कशीट पर लेकर आना चाहते हैं, तो हम यहाँ न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो एक नई सीट पर जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर इंपोर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में डेटा को, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है वो एक्सेल में इंपोर्ट होके आ चुका है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पर कॉलम का साइज़ घटा या बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो हेडिंग है इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि ये जो हमारा डेटा है ये अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे। यहाँ पर हम इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे और इसमें बॉर्डर सेट कर देंगे। तो बॉर्डर सेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो और भी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों एक्सेल डेटा को ऑटोमेटिक रिफ्रेश करने के लिए आपको जाना है डेटा टैब में। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ रिफ्रेश कंट्रोल में आएंगे, यहाँ इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश पर टिक लगा देंगे। यहाँ रिफ्रेश एवरी मिनट पर भी टिक लगा देंगे और यहाँ से आप अपना टाइमिंग चूज़ कर लेंगे जितने मिनट बाद आप इस सीट को रिफ़्रेश करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 10 मिनट ले लेते हैं। हम हर 10 मिनट के बाद इस सीट को रिफ़्रेश करना चाहते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ तीसरे ऑप्शन पर भी टिक लगा देते हैं ताकि जब भी हम इस फाइल को क्लोज़ करके ओपन करें तो जो हमारा डेटा है ये ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस फाइल को एक नॉर्मल फाइल की तरह सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये सेव एज की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर भी आप अपनी एक्सेल सीट को सेव करना चाहते हैं। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट वाला फ़ोल्डर चूज़ कर लिया है। फाइल नेम में आएंगे, यहाँ पर हमें अपनी फ़ाइल को कोई भी नाम दे देना है, जैसे कि मैंने इस फाइल को ये नाम दे दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर फ़ोल्डर दूसरा ही चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सेल फाइल का फ़ोल्डर है, मैंने इसे चूज़ किया। इसके बाद सेव एज टाइप में आपको एक्सेल वर्कबुक ही रखना है, यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ वेबसाइट पर किसी भी तरह का डेटा अपडेट होता है तो वो आपकी एक्सेल सीट में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप YouTube में सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमने आप सभी के लिए एक नया चैनल शुरू किया है। इस चैनल का नाम है माई YT सपोर्ट। इस चैनल पर आपको मिलेंगे YouTube के टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपने YouTube चैनल को
बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं और आप यूट्यूब से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और नए चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।